हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया रहेंगे। दोस्तों मैं भी बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के इस वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 6 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और कोई नया स्टूडेंट है तो उन्हें हम बता दें कि ये बेसिकली कौन सी सीरीज़ चल रही है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि ICA मॉड्यूल बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम ICA मॉड्यूल जो आपके ICA इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। ठीक है, ये आपके पास में होता है ICA मॉड्यूल बैच। बट हर वक्त मतलब हर बार की तरह हमने जो बैच यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है CA फाइनल FR के लिए, इसमें मैंने थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया और मैंने कहा कि ICA मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चन है वो तो करने ही करने हैं। उसे ही हम बेसिकली ICA मॉड्यूल बैच कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें थोड़े से क्वेश्चन और ऐड कर दिए। और वो क्वेश्चन कौन से हैं, कहते हैं कि RTP MTP के आपके क्वेश्चन, पास्ट पेपर क्वेश्चन और प्लस ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि सॉल्व करने चाहिए, मतलब पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करके चलूँगा। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ कि हर एक क्वेश्चन पे हम सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कोई स्टूडेंट को पर्टिकुलर क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन ही देखना है, तो वो डायरेक्टली वही वीडियो ओपन कर सकता है। ठीक है, और ये सारे वीडियोस कहाँ पे मिलेंगे, मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड करके रखे हैं। हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखिए प्लेलिस्ट की लिंक होगी, जहाँ पे आप क्लिक करके सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। मतलब चाहे आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप उस वीडियो को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाइए। इस वीडियो में तो हमें इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है बेसिकली। हमने लास्ट टाइम इलस्ट्रेशन 5 को कंप्लीट किया था, राइट। सो इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आएंगे मेरे साथ, देख लेते हैं क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 6। कहते हैं कि सर कोई वी लिमिटेड करके कोई कंपनी है। सर वी नहीं, वेनस ट्रेडिंग कंपनी ऐसा कुछ लिखा है। जैसे कि मैंने जो हमारे बेसिकली ओल्ड स्टूडेंट्स है, जिन्होंने ऑलरेडी हमारे कई वीडियोस को देख रखा है, तो उन्हें पता होगा कि बेसिकली नाम में कुछ रखा नहीं है मैं। ठीक है, नाम क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में नाम तो बदलते रहेंगे, आएंगे तो भी। ठीक है, सो नाम पे फोकस नहीं करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं जो भी नाम होते हैं शॉर्टली मैं उसे पढ़ देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे है वी लिमिटेड करके कोई कंपनी है, कहते हैं कि परचेज़ करती है। क्या परचेज़ किया है, कहते हैं कि कार्स को परचेज़ किया गया है फ्रॉम सेवरल कंट्रीज़ एंड सेल देम एशियन कंट्रीज़। सो परचेज़ किया जा रहा है कार्स को और उसे सेल किया जा रहा है। ये हमारा काम है, परचेज़ करना है और उसे फिर क्या कर देना है सर, सेल कर देना है। ठीक है, ड्यूरिंग द करंट ईयर, हमारे करंट ईयर में कुछ यहाँ पे नीचे दिए गए कुछ एक्सपेंसेस है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। तो कहता है कि कुछ यहाँ पे एक्सपेंसेस है जिसको हमने इनकर किया है। ठीक है, और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे आपको दे रखी है, देख लेते हैं एक बार के लिए। कहते हैं कि सर ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया है सबसे पहले। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है। वैसे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या फिर क्वेश्चन पूछा नहीं कि करना क्या है इन चीज़ों का। फिलहाल उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि कोई एक कंपनी है, परचेज सेल करती है कार्स का। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये बताया कि सर नीचे कुछ एक्सपेंसेस के हम डिटेल दे रहे हैं जो हमने खर्च किया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पॉइंट चाहिए वो यहाँ पे दिया नहीं है। तो ठीक है, पढ़ते आगे, कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। ट्रेड डिस्काउंट दिया है, इसके बाद क्या है सर, हैंडलिंग कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, इसके बाद सैलरी दे रखी है। किसकी सैलरी है, कहता है कि सर अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट में जो हमारे बेसिकली एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़ के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद सेल कमीशन है, और किसको दिया गया, कहता है कि सेल एजेंट, जो हमें सेल करने होती है हमारी प्रोडक्ट, तो हम एजेंट रखते हैं। और एजेंट जैसे ही हमें प्रोडक्ट सेल करके देता है तो हम उस पर उसको कमीशन प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि आफ्टर सेल जो वारंटी कॉस्ट होती है, कई कंपनियां देती है ना वारंटी, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की वारंटीज़, तो ये वारंटी कॉस्ट है आपके पास। इसके बाद इम्पोर्ट ड्यूटी, ध्यान रहे 2 तरीके की ड्यूटी आपको यहाँ पे देते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी जो परचेज से रिलेटेड होती है, और एक होती है एक्सपोर्ट ड्यूटी जो सेल से रिलेटेड होती है। तो परचेज की परचेज कॉस्ट में आएगी, और सेल से रिलेटेड जो है वो सेल कॉस्ट में मानी जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कॉस्ट ऑफ परचेज। परचेज कौन कौन सी परचेज है, मतलब कहते हैं कि सर बेस्ड ऑन सप्लायर इनवॉइस, मतलब ये हमारी रियल परचेज की बात कर रहे हैं कि हमें जो कॉस्ट पड़ती है परचेज करने में, ठीक है, वो चीज़ है। इसके बाद फ्रेट एक्सपेंस, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस का खर्चा, लेकिन इंश्योरेंस किसका, कोई पर्सनल इंश्योरेंस है या फिर हमारे जो
परचेज करने लायक जो हमारे गुड्स है उसका इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है इंश्योरेंस ऑफ परचेजेस, तो हमने जो परचेज करा है उसका इंश्योरेंस का खर्चा है, कोई पर्सनल इंश्योरेंस का खर्चा नहीं है। इसके बाद कहते हैं ब्रोकरेज कमीशन, ठीक है, ब्रोकरेज कमीशन पेड टू एजेंट, ठीक है। तो एजेंट को जो ब्रोकरेज वगैरह पे किया गया, कमीशन वगैरह पे किया गया, ठीक है। तो ये सारे आपके पास में। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया रखा है, कहता है कि इवैल्यूएट करना है आपको। क्या चीज़ करनी है सर? इवैल्यूएट करिए कि क्या कॉस्ट रहेगी जो हमें अलो होगी एज पर इंडेक्स 2 के हिसाब से फॉर द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमें निकालनी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के लिए हमें कौन सी कॉस्ट को कंसिडर करना है। ऊपर तो 10 खर्चे किए है, ऊपर 10 तरीके के खर्चे हमने किए। क्या 10 खर्चे जो हमने किए हैं वो सारे के सारे इंडेक्स 2 के हिसाब से अलोएबल है या फिर नहीं, ये आपको बताना है। और नहीं है तो कौन कौन से खर्चे अलोएबल नहीं है वो आपको बताना है। तो 10 खर्चे उन्होंने तो दे दिए, लेकिन आपको बताना है इंडेक्स 2 के हिसाब से, इंडेक्स 2 के हिसाब से कौन से खर्चे अलोएबल है, ठीक है। सो इंडेक्स 2 के हिसाब से आपको खर्चे बताने हैं। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और फिर समझते हैं कि कौन सा एक्सपेंस आना चाहिए और कौन सा एक्सपेंस नहीं आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। सबसे पहला क्या दिया गया है सर? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है आपके पास में, समझिए मैंने आपको वैसे क्वेश्चन नंबर 1 था या फिर इलस्ट्रेशन 1 या फिर 2 में ही मैंने आपको बता दिया कि सर 2 तरीके के एक्सपेंस होते हैं और उसको अच्छे से मैंने डिस्कस भी किया था। वैसे ICA मॉड्यूल बैच में कंसेप्ट हम कवर नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने हो सके कंसेप्ट को कवर करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। तो ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट का मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी आपको इलस्ट्रेशन 1, 2 या फिर 3 में से कहीं ना कहीं आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। वैसे लिख के पढ़ाया था कि कौन कौन सी चीज़ होती है, किस तरीके से होती है। सो यहाँ पे ICA मॉड्यूल बैच है तो हर एक कंसेप्ट को बार बार रिपीट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। कंसेप्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ तो फिर इस बेसिकली वहीं से आप कवर अप करें तो ज़्यादा सही रहेगा। सो ट्रेड डिस्काउंट आएगा क्या सर? बिल्कुल आएगा। मैंने आपको वैसे इसका पूरा ब्रीफ जो है रिव्यू आपको प्रोवाइड कर दिया था कि ट्रेड डिस्काउंट, केस डिस्काउंट क्या होते हैं और किसे कंसिडर करना है, किसको नहीं, ठीक है। सो आपके पास में ट्रेड डिस्काउंट कंसिडर करेंगे ऑलवेज आपके पास में कॉस्ट में, ठीक है। अच्छा, केस डिस्काउंट होता तो नहीं करना है, तो कंसिडर नहीं करते। रीज़न मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 ही था आई थिंक जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया। चलिए, इसके बाद हैंडलिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली यस सर। आपके पास में ध्यान रखें, आप परचेज से रिलेटेड जो भी खर्चे कर रहे हैं ऑलमोस्ट सारे ही अलोएबल होते हैं। जैसे कि हैंडलिंग कॉस्ट हो गया, वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ठीक है, या फिर परचेज की हुई जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में कोई खर्चा हुआ है, सैलरी पे करिए, वेजेस पे करिए, सारे आपके पास में क्या हो जाएंगे सर? कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड हो जाएंगे, मतलब वो हमारी कॉस्ट मान ली जाएगी, उसमें कोई दिक्कत आपके पास में नहीं आएगी। अच्छा, सैलरी पे करी है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। अच्छा, मुझे ये बताइए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का मतलब प्रोडक्ट से क्या लेना देना? मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है हमें, ठीक है, हमें फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया और इसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, या फिर हमारा बिजनेस क्या है? परचेज़ और सेल, तो ठीक है, हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। यहाँ पे कहता है कि परचेज़ करते हैं कार को और सेल कर देते हैं। तो मुझे ये बताइए, कार को परचेज़ करना है, उसमें जो भी खर्चे लगेंगी, क्या उसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का कोई खर्चा मतलब इंक्लूड होगा? कार के लिए क्या है वो खर्चा है क्या? आंसर इज़ नो सर, वो कार के लिए नहीं है, वो आपके पास में इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो भी आपके पास में है उसके लिए आपके पास में है ये अकाउंटिंग। या फिर आप जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। कार से रिलेटेड मतलब कार को परचेस करने से रिलेटेड ये कोई खर्चा नहीं है। तो क्या ये कॉस्ट में ऐड होगा? आंसर इज़ नो सर, आपके पास में परचेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है तो नहीं होगा, राइट। इसके बाद कहते हैं कि सर सेल कमीशन है पेड टू सेल्स एजेंट, ठीक है। अच्छा, सेल कमीशन है सेल एजेंट के लिए, सेल कमीशन है और किसको पे किया गया है सर? सेल्स एजेंट। सेल एजेंट तो सेल से रिलेटेड है सर, परचेस से रिलेटेड हुआ ही नहीं, और जो चीज़ परचेस से रिलेटेड है ही नहीं कंसिडर करेंगे ही नहीं आपके पास, ठीक है। अच्छा, आफ्टर सेल आपके पास में वारंटी कॉस्ट, अरे सर सेल की ही यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रही है तो फिर वारंटी कॉस्ट कहाँ से होगी? वो तो कह रहा है आफ्टर सेल जो भी हमने खर्चा किया है। अरे भाई, सेल का ही नहीं लेना है तो सेल के बाद का क्या कंसिडर करेंगे? देखना ही नहीं है सर, देखना ही नहीं है आपके पास। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी, सर इंपोर्ट ड्यूटी तो परचेज है, मतलब यस सर, डायरेक्टली आपके पास में ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, बिना कोई क्वेश्चन के। अच्छा, इसके बाद
कहते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ परचेजेस, परचेज कॉस्ट, ये तो सबसे पहले ऐड होना चाहिए आपके पास में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास, सबसे पहले ऐड हो जाएगा परचेज कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं सर फ्रेट, फ्रेट तो ऑलवेज आपके पास में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंश्योरेंस ऑफ परचेजेस, पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, कहते हैं कि सर इंश्योरेंस है नॉर्मली नहीं जाता, कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो नॉर्मल लेवल पे पर्सनल इंश्योरेंस आपके पास में होते हैं। बट यहाँ पे क्लियरली बताया उसने कि सर इंश्योरेंस जो है वो नॉर्मल मतलब पर्सनल लेवल का नहीं है, ना ही कोई एम्प्लॉयज़ का है, ये है आपके पास में परचेज किए हुए जो आपने यहाँ पे गुड्स है उसका ही इंश्योरेंस है, अगर उसका ही है तो हाँ ऐड हो जाएगा, वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास में हो। अच्छा, ब्रोकरेज कमीशन पेड टू इंडेंटिंग एजेंट, ऊपर क्या था सर, कमीशन हमने पे किया था, फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, सेल कमीशंस पेड टू सेल्स एजेंट, यहाँ पे फोर्थ नंबर का पॉइंट था। कहते हैं कि सर सेल कमीशन पे किया है किसको सर, सेल कमीशन पे किया है हमने ठीक है, ये पॉइंट आपके पास में, ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर आपके पास में ये कौन सा है 10, पढ़ते ही समझ आ रहा होगा, मुझे कुछ यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 कहते हैं कि सर ब्रोकरेज कमीशन पे किया गया है किसको सर, एजेंट को। इम्पोर्टेंट इज कमीशन किस टाइप का था, सेल से रिलेटेड है, यस आपके पास में वो बिल्कुल इग्नोर करना है, सेल से रिलेटेड है यस आपको उसे इग्नोर करना है। बट सर परचेज से रिलेटेड ही है तो मतलब हम परचेज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, उसके लिए हमने कोई एजेंट रखा है ताकि हमें प्रॉपर प्रोडक्ट मिल पाए, रॉ मटेरियल मिल पाए, हमारा जो भी बिजनेस है बेसिकली सेल परचेज का है तो प्रोडक्ट हमें परचेज करना है, सेल करना है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का है तो रॉ मटेरियल अच्छे से प्रॉपर मिल पाए उसके लिए एजेंट रखे, तो वो खर्चे अलोएबल है। आंसर इज यस सर, परचेज से रिलेटेड है खर्चे, यस आपके पास में वो चीज़ एंटर हो जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा होगा आपके पास में, ठीक है। क्लियरली जहाँ पे लिख रखा है कि सर सेल से रिलेटेड है, इंक्लूड नहीं होगा, बिल्कुल आपके पास में इग्नोर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। तो सर यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हुए जो हमें कॉस्ट में ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा था सर, कौन कौन से यहाँ पे कॉस्ट है जो अलोएबल है, तो हम बता देते हैं कि सर पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, इसके बाद डायरेक्टली आपके पास कौन सा है सर 6 है आपके पास में डायरेक्टली, ठीक है, बीच के सारे एक्सपेंस चले गए ना, 3 4 5 ओके, तो 1 2 6, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट नंबर आपके पास में 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद डायरेक्टली 6 आ गया, ठीक है, इसके बाद 7 आ गया, 8 9 10, अच्छा ये सारे ही आ गए, 8 9 और 10, ये वो खर्चे हैं जिसे आपको इंक्लूड करके चलने हैं, जिसे आपको क्या करना है सर, इंक्लूड करते हुए चलने हैं, ये लीजिए, ये पॉइंट आपके पास में आ गया, तो ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन पूछा था, ये लीजिए आपके पास में सॉल्यूशन 1 2 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उनका सॉल्यूशन ऐसे मॉडल का 1 2 6 7 8 9 और 10, 7 8 9 और 10, तो हमारा आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है, सारे रीज़न बता दिए। सर एग्ज़ाम में आ जाए तो एग्ज़ाम में बिल्कुल इस तरीके से लिख दीजिए कि आपके पास में ये नंबर के जो कॉस्ट है वो अवेलेबल है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, तो उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेल कमीशन हो गया, तो हमें क्लियरली वहाँ पे लिखना होगा नोट्स में कि सर सेल से रिलेटेड खर्चा है, नहीं लेंगे। आफ्टर सेल वारंटी कॉस्ट हो गया, तो ये सर सेल के बाद का खर्चा है, परचेज से इसका कोई लेना देना नहीं है, उसे भी इग्नोर करके चलेंगे। तो बेसिकली जिसे हम नहीं ले रहे, जो कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन दे के आइए पैराग्राफ में, जैसे कि इन्होंने भी दिया होगा, यहाँ पे देखिए सेल कमीशन हो गया, ठीक है, या फिर सेल आफ्टर सेल वारंटी हो गया, ठीक है, या फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की सैलरी हो गई, तो ये सारे आपके पास में कॉस्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, जो यहाँ पे सोल्व हो जाता है, बट क्वेश्चन सिंपल था इसका मतलब ये नहीं कि इग्नोर करके चलेंगे, इसके पॉइंट्स थोड़े से ध्यान रखिएगा। सर यहाँ पे पॉइंट्स मतलब ये एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, या फिर मैं कहूँ कि आने के चांसेस ही नहीं है, बट इसके जो पॉइंट्स हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएंगे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे। सो एक तरीके से ये इनडायरेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इनडायरेक्टली,
ठीक है। इसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जहाँ पे अमाउंट दी होगी और उसके सामने लिखा होगा कि ये खर्चा है, ठीक है, तो उसके लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसे इग्नोर करना तो मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, आपको इसे देखना तो चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली नहीं आने ठीक है, डायरेक्टली आने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास में रहता है, राइट। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आइए मेरे साथ।